गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 सिविक्स। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया और आपको समझ आया है। ठीक है, तो गाइस वी वर डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मीनिंग, फिर हमने पढ़ा डेफिनेशन, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स। और फर्स्ट फीचर हमने क्या कर लिया था regarding final powers, like final power must be rested with those persons who are directly elected by people। यानी कि निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति है वो उन लोगों के पास होनी चाहिए जो कि चुन के गए हैं, जिनको जनता ने चुना है। नाउ सेकंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल या सिंपली कहें इलेक्शंस। ठीक है, सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसका मतलब ये हुआ कि इफ any democracy is organizing election, those must be free and fair, means every person can enter into politics, every person can stand in can claim his वी कैन से कैंडिडेचर, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो सकता है, वो राजनीति में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। अब चाइना में भी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्शन चाइना में भी होते हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं उनके पार्लियामेंट के लिए। कोल्ड क्वांग्यू रेनमिन दाइबाओ दुहाई। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्वांग्यू रेनमिन दाइबाओ दुहाओ। तो इसका मतलब क्या होता है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, चाइना की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि चाइनीज नेम उसका जो है वो अलग है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसी के पास पावर है कि वो क्या करेगी, वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करेगी। एंड इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से क्या होता है, उसमें 3000 मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर उसमें आर्मी के भी होते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस द कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब कोई भी पर्सन अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूव होना चाहिए, अप्रूवल उसको लेनी पड़ती है। ठीक है, ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज। अब या तो बंदा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का हो या फिर उनके जो एलीज हैं उनका होना चाहिए, वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी किसी को परमिशन नहीं है। Okay, allowed to contest election held in 2002-3. The government is always formed by the Communist Party. सरकार हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years to elect its president. मेक्सिको में भी ये 1930 में वो इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने हर 6 साल के बाद वो इलेक्शन कराते हैं। The country has never been under a military or dictator rule. अब वहाँ पे कभी मिलिट्री रूल भी नहीं आया, कभी डिक्टेटर रूल भी नहीं आया। बट until 2000 every election was won by party PRI। ठीक है, जिसका फुल नेम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, शॉर्ट में बोलते हैं PRI। तो 2000 तक तो सिर्फ यही पार्टी जो थी इलेक्शन जीतती रही। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोज्ड पार्टी थी वो लड़ती इलेक्शन हमेशा थी बट कभी जीतती नहीं कोई, हमेशा PRI जीतती रही 2000 तक। द PRI वाज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू एम्प्लॉय टू विन इलेक्शन। अब PRI क्या करती थी? बेशक उसके पास पब्लिक का सपोर्ट भी था, पब्लिक का सपोर्ट के बिना तो डेमोक्रेसी में कोई नहीं जीत सकता, बट फिर भी उस पर ऐसे ब्लेम होते थे, भाई वो डर्टी ट्रिक्स, गंदे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, वो धांधली भी करते हैं चुनावों में। So all those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI.
अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे उनको पीआरआई की पार्टी मीटिंग्स में आना पड़ता था, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे उनको फोर्स करना पड़ता था पेरेंट्स को, भाई आप पीआरआई को वोट करो। यानी उन्होंने क्या कर रखा था, जो गवर्नमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल कंट्रोल थे, भाई उनको पीआरआई की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और जो मीडिया थी वो भी पूरी तरह से पीआरआई के अंडर ही काम करती थी। ठीक है, पीआरआई के गुणगान करती थी वो भी, और अपोजिशन के बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। समटाइम द पोलिंग बूथ वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। कई बार तो क्या होता है, एकदम से लास्ट मिनट पे पोलिंग बूथ एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देते थे। ठीक है, यानी मनमर्जी चलती थी उनकी। विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। इस वजह से कुछ लोग अपना वोट ही नहीं दे पाते थे। द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। और पीआरआई अपने कैंडिडेट के प्रचार करने में बहुत पैसा जो था वो लगाती थी। ठीक है। नाउ शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अब क्या आपको लगता है, अभी मैंने 2 केस पढ़े हैं, एक पढ़ा चाइना का। ठीक है, चाइना की पार्लियामेंट में 3000 पर्सन है और वहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो कोई भी मेंबर होगा इससे अप्रूव्ड होना चाहिए और सरकार जो बनेगी वो इसी पार्टी की बनेगी। सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया है, मेक्सिको का। ठीक है, मेक्सिको में पार्टी कौन सी थी, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा था, सारा गवर्नमेंट सिस्टम हाईजैक किया हुआ है, उनको अपने अंडर लगा रखा है, मीडिया को अपने अंडर काम करने पे लगा रखा है। तो आपको क्या लगता है भाई, जो ऊपर हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है? रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। अब इन दोनों की कहानी पढ़ के तो ये लगता है भाई फुल्ली डेमोक्रेसी तो यहाँ पे नहीं है। देर आर मैनी प्रॉब्लम हेयर इन चाइना, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। अब क्या होता है कि चाइना को देख के तो हमें क्या लगता है भाई, यहाँ पे लोगों को क्या अवेलेबल नहीं है, चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी पार्टी का बंदा खड़ा हो ही नहीं सकता, तो चॉइस कैसे रह गई फिर। ठीक है, ओके। They have to choose the ruling party and candidate approved by it. Can we call this a choice? In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. मेक्सिको के केस में क्या था, बेशक अपोजिशन थी, अपोजिशन के मेंबर इलेक्शन भी लड़ते थे, पर पीआरआई धांधलेबाजी करती थी, हर ट्रिक आजमाती थी, गवर्नमेंट सिस्टम उसने पूरा अपने कब्जे में कर रखा था। तो यानी कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी तो थी, पर क्या वो भी कोई फुल्ली डेमोक्रेसी तो थी नहीं। ठीक है, पीआरआई उसको क्या करते थे, मिसयूज करते थे। सो देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। वहाँ पे कोई ऐसा तरीका है ही नहीं जो रूलिंग पार्टी को हरा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। चाहे लोग चाहें भी तब भी इन पार्टीज को नहीं हरा सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या है, इसको हम फ्री इलेक्शन नहीं कह सकते। We can thus add a second feature to our understanding of democracy। तो क्या हो गया, ये एक सेकंड फीचर है। तो बोल्ड वर्ड्स में लाइन है, पढ़ो। So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो क्या बोलते हैं, A democracy must be based on a free and fair election, यानी एक डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, एंड वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूजिंग इलेक्शन, यानी कि इतना फेयर होना चाहिए कि जो करंट रूलिंग पार्टी है उसको भी हराने में कोई दिक्कत ना आए। अब इंडिया में अगर मान लो आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, तो कोई आप पे दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, आप अपने यहाँ पे ऐसा वोटिंग सिस्टम है, हम जिसको चाहें उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, पूरा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो रूलिंग पार्टियां यहाँ पे भी हारती हैं। ओके,
ये क्या हो गया, सेकंड फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, अब आते हैं हम थर्ड फीचर पे। अब थर्ड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर पर्सन की वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू। ठीक है, यानी सबके वोट का वैल्यू समान होना चाहिए। अब मान लो इंडिया में ऐसा सिस्टम हो जाए, भाई जो बंदे रिच हैं, ठीक है, उनका वैल्यू और जो गरीब हैं उनका वैल्यू, भाई रिच बंदों के वोट का वैल्यू गरीब के मुकाबले 3 गुना होएगा, यानी रिच बंदे का वैल्यू ट्रिपल काउंट होएगा। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका वैल्यू 2 डबल काउंट होएगा। ठीक है, तो ये कोई सिस्टम तो नहीं बना, ये तो कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब कई कंट्रीज में ऐसा सिस्टम अभी भी है, कुछ में था। जैसे फिजी एक कंट्री है, फिजी में बहुत सारे इंडियन लोग जो थे वो ब्रिटिश पीरियड में वहाँ ब्रिटिशर उनको लेके गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में इंडियन लोग हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ऐसा रूल बना दिया कि जो ओरिजिनल फिजियन है, जो फिजी में शुरू से रहते हैं, उनके वोट का वैल्यू जो इंडियंस हैं, जो यहाँ पे इंडियन फिजियन है, जो इंडिया से आए हुए लोग हैं, उनके वोट के वैल्यू से डबल होएगा। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो फिजियन है उनके वोट का वैल्यू 2 होएगा, तो इंडियन के वोट का वैल्यू 1 होएगा। तो ये तो कोई इक्वलिटी की बात नहीं हुई। भाई जब बंदा एक है, पर्सन एक है, तो वोट के वैल्यू सबका बराबर होना चाहिए, ऊंचा नीचे का क्या फर्क रह गया। ठीक है, तो पढ़ो। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to demand for universal adult franchise. Universal adult franchise हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि बाद में वहाँ पे क्या हुआ था कि सबको राइट टू वोट दे दिया था। शुरू में तो वहाँ पे अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला था ना, भाई जो बंदा 3 दिन के बराबर मजदूरी एज ए टैक्स देगा उसी को राइट टू वोट मिलेगा। पर बाद में क्या हो गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको राइट टू वोट दे दिया। तो इंडिया में भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे मैन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, सबको राइट टू वोट है। So this principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी इक्वल वोट का राइट नहीं मिला हुआ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में 2015 तक राइट टू वोट विमेन को नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था वहाँ पे। ठीक है, सो अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वीमेन डिडंट हैव राइट टू वोट। अगर वोट होते भी थे तो वहाँ पे केवल पुरुष ही वोटों में अपना हिस्सा डालते थे, वीमेन को राइट टू वोट नहीं था। एस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप में। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब एस्टोनिया रूस के पास पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोग रूस के रहते हैं जो कि कम संख्या में है, रशियन माइनॉरिटी। ऐसा सिस्टम बना रखा था कि रशिया के जो लोग वहाँ पे रहते थे, जो कम संख्या में थे, उनको वोट का अधिकार मिलने में बड़ी दिक्कतें आती थी। अब जैसे इंडिया में अगर आपको वोटिंग राइट लेना हो, ठीक है, सिंपली क्या करना है, एप्लीकेशन एक फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट देने हैं अपने इंडिया वाले, आधार कार्ड वगैरह लगाओ, आपका वोट राइट वोट बन जाए, यानी आपका वोट कार्ड बन के आ जाएगा। वोट कार्ड बन के आने का मतलब क्या, आपको राइट टू वोट मिल गया, आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो गए। अब मान लो कल को कोई श्रीलंका से बंदा आ गया, 2 साल से रह रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ पे वोटिंग राइट मांगने लगे तो वो थोड़ी मिलेगा, पहले तो उसको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी इंडिया की, फिर राइट टू वोट मिलेगा। ऐसे ही अब फिजी के केस में थर्ड, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian। यानी कि जो इंडिजीनियस फिजियन है, यानी जो ओरिजिनल फिजी है, जो शुरू से ही फिजी के लोग हैं, उनके वोट का वैल्यू इंडियन फिजियन, यानी कि वो फिजी के लोग जो इंडिया से गए थे उनसे ज़्यादा है।
Democracy is based on fundamental principle of political equality and that gives us the third feature of democracy. अब यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से थर्ड फीचर निकल के आता है, फोर्थ। अब यहाँ वो क्या है, 1 person 1 vote वैल्यू, यानी कि देयर मस्ट बी वोटिंग ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड एवरी पर्सन मस्ट हैव इक्वल वैल्यू ऑफ देयर वोट्स, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट का वैल्यू जो बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है वो पढ़ो। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, ये थर्ड फीचर है किसका, ये थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ठीक है, so respect for right, Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, यूरोप के कंट्री का यहाँ पे कब्जा था। 1980 में इन्होंने क्या पाई, इंडिपेंडेंस पाई। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ फीचर के बारे में। ठीक है, तो जिम्बाब्वे का केस आता है यहाँ पे। 1980 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लिया, इनको आज़ादी मिली। ठीक है, वहां का जो प्रेसिडेंट था, जो सदर था, उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU-PF। वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है ZANU-PF। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जिम्बाब्वे में 1980 से आज़ादी मिली थी और ये पार्टी है ZANU-PF। ठीक है, तो ये पार्टी का जो हेड था उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वो प्रेसिडेंट बना, तब से लेके कंटिन्यू बहुत लंबे अरसे तक प्रेसिडेंट मुगाबे ही है। ठीक है, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। इलेक्शन होते हैं वहां पे भी रेगुलरली होते हैं, बट हर बार यही पार्टी जीतती है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। बेशक मुगाबे प्रेसिडेंट है, पावर में है, जनता भी उसको मतलब लोकप्रिय भी है, लोगों में पॉपुलर भी है, फिर भी फ्रॉडबाजियां करता है इलेक्शन जीतने के लिए। ओवर द years his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable। एंड अब क्या है कि जो मुगाबे के पार्टी है, मुगाबे के जो मेंबर हैं, उन्होंने कंटिन्यू कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज किया एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसकी जो जवाबदेही है वो कम कर दी है। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्ट। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जो मीटिंग है वो उसमें वो बखेड़ा डाल देते हैं। ठीक है, उनको हैरेस करते हैं, झूठे केस बना देते हैं उनके ऊपर। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। और उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक प्रोटेस्ट है या हड़ताल वगैरह है, ठीक है, इस तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पे इलीगल बना दिए, भाई कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेगा। एंड देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहाँ पे कानून भी था, भाई कोई प्रेसिडेंट की बुराई नहीं करेगा। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। और जो वहाँ के चैनल हैं वो भी बस उन्हीं के गुण गाते हैं और कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, एंड देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हैरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। हालांकि वहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट अखबार भी हैं, बट जो अखबार के जर्नलिस्ट या जो मीडिया के जर्नलिस्ट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, लिखते हैं, तो उनको हैरेस करते हैं, उन पे भी झूठे मुकदमेबाजी वहाँ पे हो जाती थी। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जजेस। इवन उन्होंने
अगर कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन में दिए तो उनको मानना नहीं, या जजेस पे प्रेशर बनाया उन्होंने। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। 2017 में धक्के से उसको प्रोटेस्ट करके लोगों ने प्रेसिडेंसी से बाहर किया। ठीक है। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy. Popular government can be undemocratic. ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि the example of Zimbabwe shows popular approval of rulers is necessary in a democracy. भाई डेमोक्रेसी में जो रूलर हैं उनकी पॉपुलैरिटी एक मैटर करती है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट हो जाती हैं वो भी कई बार क्या हो जाती हैं, अनडेमोक्रेटिक हो जाती हैं। ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देती हैं, उनको पता है भी तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो तालियां तो बजाएंगे ही, तुम्हारी बात तो मानेंगे ही, तो वो ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो या किसी खास कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, उनको परवाह ही नहीं रहती। ठीक है। पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स हैं, मान लो एक पार्टी में एक ही ऐसा बंदा है जिसके दम पे पार्टी इलेक्शन जीत रही है, तो वो अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, मनमर्जी की बातें लगवा सकता है, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। ठीक है। अपने हिसाब से रूल करना शुरू कर देगा, मतलब उसको क्या हो रहा है कंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। अब ठीक है कि हमें डेमोक्रेसी में एक फीचर हमने जो पहले पढ़े हैं, भाई फाइनल पावर होनी चाहिए इलेक्टेड पर्सन के पास। ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, राइट टू वोट के अंदर इक्वलिटी होना चाहिए। बट ठीक है, ये तो फीचर पहले के हैं, बाद का क्या? इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो अनडेमोक्रेटिक वे से गवर्नमेंट को रन करे तो क्या बचा? Okay, so there should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in period before election. ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है उसके लिए भी एक वैल्यू होना चाहिए, उसकी बात भी फ्रंट पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपने पावर के दबदबे में अपोजिशन को दबा दे, उनकी बात मीडिया में ही ना आए, मीडिया में बस जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसी के गुण गाए जाए मीडिया भी। ठीक है। So this requires that the state should respect some basic rights of the citizen. अब इसके लिए चाहिए जो गवर्नमेंट है उसको लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको सम्मान करे, उनको समझे, लोगों तक प्रोवाइड कराए। They should be free to think, to have opinion, to express these in public. ठीक है। लोगों को सोचने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, इवन वो पब्लिक मीटिंग्स करके, गैदरिंग करके भी अपने विचार जो है लोगों को कह सकता हो। To form association, to protest and take other political action. ठीक है। वो अपने एसोसिएशन बना सकते हो एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हो। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हर कोई कानून की नज़र में बराबर है। एंड दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और ये सब कुछ जो होना चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी से सुपरवाइज होना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो मिनिस्टर्स के दायरे से बाहर हैं। कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मान लो कोर्ट के पास ऐसी पावर ना हो तो पॉलिटिकल लीडर्स को पता है भी जो तुम कह दोगे वो मानना है, उस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बट इन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर पॉलिटिकल लीडर गलत चलने लगे जीतने के बाद, पावर का मिसयूज करने लगे, तो उनके लिए एक जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए जो कि उनके उन पावर्स पे लगाम लगा सके। ओके। तो ये जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएगा। So we shall similarly there are some conditions that apply to the way a government is run after the election. तो रिस्पेक्ट टू फ्लो में क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है। ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद कैसे पॉलिसी लेके आनी है।
A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत के आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी करे, जो चाहे करे, ठीक है. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minority. उसे लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, माइनॉरिटी के सिक्योरिटी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. एंड एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस. कोई भी डिसीजन है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बस जो मन में आएगा वो डिसीजन लेगा. पार्लियामेंट में उन पे डिस्कशन होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए. एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं आनी चाहिए. Every office bearer has certain right and responsibility assigned by constitution and law. जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑफिसेज हैं, सबकी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ दायरे फिक्स किए हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते. Each of these is accountable not only to people but also to other independent official. एंड वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4. चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कैसे वो काम करते हैं. ओके, तो ये क्या था, दिस वाज द फोर्थ फीचर एंड बोल्ड लेटर्स में पढ़ो. सो बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड राइट्स. ओके, तो क्या बनेगा, A democratic government rules within limits by constitutional laws and citizens' right. तो ये क्या हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए या एक डेमोक्रेसी के लिए बेसिक फीचर्स हैं. जहाँ पे ये आपको चारों फीचर मिल जाएंगे उसको आप कहोगे कि ये एक डेमोक्रेसी है, ठीक है. अदरवाइज आप उसको क्या कहोगे, वो एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है. सो इसमें हमने किया बेटा फीचर्स, और बाकी हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू.